गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश में तटीय जो मैदान हैं इनकी बात करेंगे। तटीय मैदान भारत की जो भू आकृति है उसका ये चौथा भाग है। इसके पहले हमने 3 भू आकृतिक प्रदेश अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा उत्तरी पर्वतीय हिमालय प्रदेश, दूसरा हमने पढ़ा उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है तटीय मैदानों की। देखिए, जो तटीय मैदान हैं ये भारत के जो समुद्र है उसके पूर्वी भाग में तथा भारत के पश्चिमी भाग में फैले हुए हैं और तटीय मैदानों में मुख्य रूप से 2 मैदान आते हैं। ये मैदान है हमारे, एक है हमारा पूर्वी मैदान, पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है, और दूसरा जो मैदान कहलाता है वो कहलाता है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। ये जो तटीय मैदान है इनका जो विस्तार है वो भारत का जो प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी है उसके पर्वत श्रेणी में हमने इसके पहले घाट पढ़े थे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो जो ये हमारा जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो एक तरीके से हम देखें तो हमारा ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इस प्रायद्वीपीय भाग के हमने दोनों तरफ देखे थे घाट। इस तरफ हमने देखा था पूर्वी घाट और इस तरफ हमने देखा है पश्चिमी घाट। तो ये जो घाट हैं, इन घाटों के, ये जो हमारा पूर्वी घाट है, इस तरफ हमारा पूर्वी घाट है और इस तरफ हमारा पश्चिमी घाट आते हैं। तो घाट, और जो यहाँ हमारा बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हमारा अरब सागर है, तो इन घाटों और समुद्र के मध्य जो मैदान हैं उनको हम तटीय मैदान हैं कहते हैं, जिसे पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मैदान है वो पश्चिम तटीय मैदान अरब सागर से सटा हुआ है और पूर्वी तटीय मैदान हमारा बंगाल खाड़ी से सटा हुआ है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ये मैदान है पूरा, और इसके जस्ट लगता हुआ यहाँ पर पूर्वी घाट है। इसी तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी कोस्टल तटीय है, तट है, और इसी से लगता हुआ यहाँ पर हमारे क्या आते हैं, पश्चिमी घाट श्रेणी है वो फैली हुई है। ये जो मैदान है इनका जो निर्माण हुआ है वो निर्माण असंख्य छोटी छोटी नदियों और समुद्री निक्षेपों के कारण इनका निर्माण हुआ है। देखिए, इस तरफ हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, अपने साथ वो अवसाद लाती हैं और ये अवसाद है वो समुद्र में मिलने से पहले यहाँ पर वो बिछा देती हैं, जिसके कारण पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से जो पूर्वी तट है उसका निर्माण भी हुआ है। जो पश्चिमी तट है उसमें कहीं न कहीं जो पश्चिमी तट है उसमें निमज्जन मतलब समुद्र की तरफ निमज्जन के कारण भी मानते हैं कि पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी तट है वो बना हुआ है। इसी के साथ साथ जो ये हमारे मैदान हैं पूरब और पश्चिम, जो कि असंख्य नदियों के निक्षेपों और समुद्री निक्षेपों से बने हुए हैं, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। अब हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारा मैदान है वो है हमारा पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय यानी कि जो हिस्सा हमारा अरब सागर की तरफ है वो हमारा पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। इसका जो विस्तार है वो अगर हम देखें तो इसकी जो शुरुआत है वो कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर ये कुमारी अंतरिप तक ये पूरा जो मैदान है वो फैला हुआ है पश्चिमी घाट के सहारे सहारे। इसकी लंबाई की बात करते हैं हम तो 1840 किलोमीटर इस संपूर्ण पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई है। जो चौड़ाई है वो पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसकी पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है, यानी कि लगभग ये 80 किलोमीटर चौड़ा है। वो भी इसकी चौड़ाई जो अधिकतर है वो हमारा जो ऊपर वाला सौराष्ट्र का जो तट है वहीं इसकी चौड़ाई अधिक मिलती है, बाकी सभी जगह ये दक्षिण तक ये संकरा हमको देखने को मिलता है।
तटीय मैदान में अधिकतर जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये हमारा घाट है, मैं यहाँ पर चेंज करूँगी थोड़ा सा, ये संपूर्ण हमारे घाट है, पश्चिमी घाट है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये पश्चिमी घाट हैं। इन घाटों से दक्षिणी ढाल की तरफ से यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ अपने साथ निक्षेप लाती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। और जो इन घाटों से नदियाँ निकलती हैं वो एक्चुअल में क्या है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं और बहुत तीव्र गति से बह के ये समुद्र के अंदर, अरब सागर के अंदर कर मिल जाती हैं। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि जितनी भी आपके जो पश्चिमी तट जो रेखा है, इस पश्चिमी तट रेखा पर हमको डेल्टा नहीं मिलता है, यहाँ पर जो सबसे अधिक मिलता है वो मिलता है एस्चुरीज। एस्चुरी यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, इसको हम ज्वार नद मुख भी कहते हैं एस्चुरी को। देखिए मैंने यहाँ इस डायग्राम, यहाँ डायग्राम है हमारा, डेल्टा कैसा होता है, एस्चुरी कैसी होती है और लेगून कैसे होते हैं। ये तीन टोपोग्राफी हैं जो हमें समुद्र के किनारे हमको मिलती हैं। डेल्टा के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो उनके पास बहुत अधिक मात्रा में अवसाद होता है, तो वो अवसाद समुद्र में मिलने से पहले नदियाँ हैं वो इस तट पर बिछा देती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। वहीं जो एस्चुरी या ज्वारनद मुख जो होते हैं उसमें ये होता है कि नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो सीधे डेल्टा बनाए बिना समुद्र में मिल जाती है। हमारी जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, ये सारी नदियाँ बिना डेल्टा बनाए समुद्र के अंदर गिरती हैं। ये एक तरीके से ज्वारनद मुख या कह सकते हैं कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखिए एस्चुरी क्या होती है, मुहाना, जो इन नदियों जो मुहाना होता है एस्चुरीज का, वो ऊंचाई से समुद्र में गिरता है। मतलब जो नदियाँ होती हैं वो ऊंचाई से गिरती हैं, जिसके कारण वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती क्योंकि उनके साथ अवसाद नहीं होता है और तीव्रता से वो समुद्र के अंदर मिलती हैं। यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में आपको ये एस्चुरी, जिसमें क्या होता है नदी बिल्कुल इस तरीके से आती है और सीधी समुद्र के अंदर है वो मिल जाती है। इसको ज्वार नदमुख इसलिए कहा जाता है कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो इन नदमुखों से, नदी के मुख के माध्यम से समुद्र का जल है वो अंदर की तरफ, स्थल भाग की तरफ चला जाता है, इसलिए इसको ज्वार नद मुख भी इन एस्चुरीज को कहा जाता है। तो जो ये हमारे पश्चिमी तटीय मैदान हैं, इन पश्चिमी तटीय मैदानों पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ, जियोग्राफिकल टोपोग्राफीज हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें रेतीले पुलिन हैं, तटीय बालू का स्तूप हैं, पंक मैदान हैं, लेगून हैं, लेटराइट प्लेटफॉर्म है, अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। ये सारी भू आकृतियाँ हमको पश्चिमी तटीय जो हमारे तट हैं उन पर हमको देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ एस्चुरी के साथ ही साथ जो लेगून है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थलाकृति है। लेगून एक तरीके से बैक वाटर या पश्च जल इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि समुद्र का जो जल है वो स्थल भाग की तरफ, पीछे की तरफ आने लगता है, क्योंकि इसके जो बीच में है वो बालू का स्तूप के एक तरीके से कह सकते हैं कि अवसादों का अवरोध हो जाता है। तो जो जल है, समुद्र का जल कुछ रास्तों से अंदर की तरफ चला जाता है और एक लेगून झील का निर्माण है वो करता है। तो इसको हम बैक वाटर या पश्च जल भी कहते हैं। तो हमारा जो पश्चिमी तट है, विशेष करके जो मालाबार तट है, अभी हम आगे देखेंगे, मालाबार तट पर अधिकतर हमको केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं, वहाँ पर हमको लेगून झीलें देखने को मिलती हैं। तो ये कारण है यहाँ पर एस्चुरी बनाने का। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर नदियाँ एस्चुरी नहीं बनाती हैं जबकि पश्चिमी तटों पर बनाती हैं। इसका कारण ये है कि पश्चिमी तट पर जो नदियाँ आती हैं वो पश्चिम घाट से निकल के तीव्रता से आती हैं, क्योंकि पश्चिम घाट का जो ढलान है वो दक्षिण की तरफ है, जिसके कारण नदियाँ यहाँ पर बिल्कुल छोटी, ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती है, सीधे पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानों में प्रवेश कर जाती है और सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा ये पश्चिमी तट है उसको हम प्रादेशिक रूप में कहें
तो भी, और इसको हम अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो भी 4 भागों में इसको हम बांटते हैं, जिसमें पहला जो मैदान है वो गुजरात का मैदान, इसको सौराष्ट्र का मैदान भी आप कहीं कहीं किताबों में सौराष्ट्र का मैदान भी पढ़ेंगे, इसको काठियावाड़ का मैदान भी आप पढ़ेंगे, हर किताब में आपको ये अलग अलग मिलेगा। देखिए हम सबसे पहले जो बात करते हैं सौराष्ट्र तट, इस डायग्राम में आपको दिखेगा सौराष्ट्र जो तट है ये आपका पूरा, हम जब इंडिया का मैप बनाते हैं जिसमें विशेष करके जो गुजरात का पोर्शन होता है उसको इस तरीके से बनाते हैं, तो ये सारा जो पोर्शन है वो हमारा कहलाता है गुजरात का मैदान। इसका जो विस्तार है वो सौराष्ट्र से लगा के सूरत तक इसका विस्तार है, मतलब पूरा आपका, आप देखिए इस यहाँ पर रेड कलर में डिमार्क किया हुआ है, ये सारा हमारा कहलाता है गुजरात का मैदान, जो कि सौराष्ट्र से लगा के सूरत तक, यहाँ सूरत में यहाँ पर ताप्ती नदी है वो अरब सागर में मिलती है, तो यहाँ तक का जो बाउंड्री है वो हमारा फर्स्ट मैदान गुजरात का, मतलब हम अध्ययन के दृष्टिकोण से पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांट रहे हैं, जिसमें पहला हमारा गुजरात का मैदान भी हम इसको कहते हैं, काठियावाड़ का मैदान भी कहते हैं, सौराष्ट्र का मैदान भी हम इसको कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि यह तट मैंने बताया कि सौराष्ट्र से लगा के कहाँ तक फैला हुआ है, सूरत तक फैला हुआ है। इस पर खंभात, सर क्रीक, कच्छ की खाड़ियाँ हैं जिनमें माही, बांडी, साबरमती, लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आकर यहाँ पर गिरती हैं। मैंने आपको बताया यहाँ ताप्ती, उसके ऊपर आपका नर्मदा, उसके ऊपर हमारी माही नदी, साबरमती, बांडी, जो कि पश्चिमी राजस्थान से यहाँ से जितनी नदियाँ निकलती हैं ये सारी हमारी इस यहाँ पर आके अरब सागर में मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो तट है वो चौड़ा है, कम से कम 80 किलोमीटर चौड़ा यहाँ पर हमको तट देखने को मिलता है। बाकी पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसमें इतनी चौड़ाई नहीं है जितनी हमारा जो गुजरात का मैदान है उसमें को देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ दलदल का बहुत विस्तार पाया जाता है, जिसमें कच्छ का रण सर्वाधिक दलदल युक्त भाग है। यह अत्यंत ही कटापठा भाग है। इसके प्रमुख द्वीपों में यहाँ पर नोरा, कारुम पर, वेदिरी पटनी, कच्छ की खाड़ी में कई सारे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हमको देखने को मिलते हैं। इस जो मैदान है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 20 मीटर मानी गई है। यहाँ पर इसीलिए जल है वो सदा यहाँ पर हमको भरा हुआ मिलता है, और इसीलिए ये जो क्षेत्र है वो कच्छ का रण दलदली क्षेत्र के रूप में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरा हमारा जो मैदान है वो है कोंकण तट। कोंकण तट, इसका विस्तार हमारा सौराष्ट्र से लगा के सूरत तक था। दूसरा जो हमारा विस्तार है जिसमें हमारा अधिकतर जो गुजरात राज्य है वही आ रहा था। दूसरा हमारा जो मैदान है वो है कोंकण तट। कोंकण तट का जो विस्तार है वो सूरत से लगा के गोवा तक है। अगर राज्यों की हम बात करें तो इसमें एक हमारा महाराष्ट्र आता है और दूसरा स्टेट हमारा गोवा आता है। महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है वो कहलाता है कोंकण तट। इवन एक पश्चिमी घाट में कोंकण रेलवे ट्रैक है जो कि घाट और इस तट के मध्य गुजरता है, जो कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही खूबसूरत कोंकण ट्रैक माना जाता है। अगर इस कोंकण तट की हम विशेषताएं देखें तो ये जो तट है वो मुंबई के समीप सालसेट और एलिफेंटा इसमें द्वीप स्थित हैं। यह जो तट है वो देश का ही नहीं परंतु विश्व का सबसे अधिक औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये जो तट है वो अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। इस तट पर मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, क्योंकि ये मुंबई यहीं इसी तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह देश के लगभग 30% आयात और निर्यात के लिए उत्तरदायी माना जाता है। देखिए इसकी विशेषताएं हैं इस कोंकण तट की, ठीक है। यहाँ से विश्व के हर कोने में पानी के जहाज, वायुयान आते जाते हैं तथा 10 देश के हर भाग से यहाँ से परिवहन है वो जुड़ा हुआ है। इसका जो पृष्ठ प्रदेश है वो सर्वाधिक और उपजाऊ माना जाता है। इसी के साथ इसके अन्य बंदरगाहों में हमारा रत्नागिरी है, कालवन है, मर्मोगांव है,
ये सारे दूसरे बंदरगाह यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। ये जो तट है वो हमारा जो गुजरात तट हमने अभी देखा उससे काफ़ी संकरा तट है। गुजरात तट तो चौड़ा था, लगभग 80 किलोमीटर चौड़ाई में ये तट है, जबकि कोंकण तट संकरा है काफ़ी, और काफ़ी उपजाऊ भी है कृषि के दृष्टिकोण से। यहाँ चावल, नारियल आदि की खेती होती है। तीसरा हमारा जो तट है वो है कन्नड़ तट। देखिए नाम है कन्नड़, कन्नड़ का मतलब कर्नाटका से रिलेटेड है। तो ये जो तट है वो संपूर्ण हमारा, जहाँ गोवा की एंडिंग होती है, ये गोवा से लगा के मंगलोर तक फैला हुआ है, जिसमें अधिकतर जो राज्य आता है वो कर्नाटक का तटीय प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। गुजरात में गुजरात का तटीय प्रदेश आ रहा था, कोंकण में कोंकण तट, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा सम्मिलित थे। तीसरा हमारा जो तट है वो है कन्नड़ तट, जिसमें अधिकतर कर्नाटक का हिस्सा आता है। इसका जो विस्तार है वो गोवा से लगा के न्यू मंगलोर द्वीप समूह तक है। इसे कन्नड़ तट भी कहा जाता है या कनारा तट भी कहा जाता है। ये जो तट है कन्नड़ तट या कनारा तट, देश में काजू के लिए और मसालों के उत्पादन के लिए ये तट बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट हमारा जो चौथा तट है वो है मालाबार तट। चौथा तट कौन सा है हमारा? मालाबार तट। ये तट जो है वो प्रादेशिक दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो इस तट पर जो राज्य आता है वो हमारा केरला आता है। कौन सा आता है? केरला, क्योंकि चौथा राज्य सबसे दक्षिण में केरला ही स्थित है। इसका जो विस्तार है वो न्यू मंगलोर से लगा के नीचे कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसे इसे मालाबार तट कहा जाता है या केरला तट भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? चौथे का जो नाम है वो मालाबार तट है, जो मैंगलोर से लगा के कुमारी अंतरीप तक या कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में अधिक हो जाती है। स्पेशली इसकी हम बात कर रहे हैं मालाबार तट की, जो उत्तर में सकरा है, परंतु धीरे धीरे नीचे की तरफ ही इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पर जलोढ़ के जमाव से कई विशाल और विस्तृत पुलिनों का निर्माण हुआ है। पुलिन का मतलब होता है अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं बीच। बीच यानी कि तट, समुद्र का तट होता है, जो पर्यटन दृष्टि से काफ़ी फेमस होता है। लोग बाग यहाँ घूमने आते हैं, तो यहाँ पर जलोढ़ का जमाव ज़्यादा है, जिसके कारण कई सारे पुलिनों का बीच का निर्माण हुआ है, जिनके बीच बीच में बालू का स्तूप भी निर्मित हो गए हैं। इस तट पर कई खाड़ियाँ और लेगुन झीलें देखने को मिलती हैं। नावों से कोचीन के निकट के केरला के आंतरिक भागों तक यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। इस तट के मुख्य बंदरगाहों में जो बंदरगाह हैं फेमस इस मालाबार तट के, वो है कोचीन, इसके बाद हमारा कोझिकोड, मंगलोर, कोल्लम, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम आदि महत्वपूर्ण इस तट पर आने वाले बंदरगाह हैं। इसके दक्षिण भाग में द्वीपों का नितांत अभाव पाया जाता है तथा महाद्वीप मग्न तट की गहराई 46 फेदम पाई जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो पश्चिम तटीय मैदान है वो निमज्जन का भी उदाहरण है, समुद्र निमज्जन का। दक्षिण में ये बहुत संकरा हो गया है तथा समुद्र के मग्न तट की गहराई भी यहाँ 40 फेदम तक पाई जाती है। यह केरल तटीय मैदान अत्यंत मनोरम और पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ये जो मैदान है वो है। वहाँ के बाग बगीचे बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ एक मैंने बात करी थी कि इस मालाबार तट पर या केरला जो तट है इस पर अधिकतर लेगुन झीलें हमको पाई जाती हैं, या हम इसको कहते हैं बैक वाटर लेक्स भी हम इनको कहते हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो भाग है आपका मालाबार वाला वो समुद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, या समुद्र की तरफ हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डूबा हुआ है, नीचे की तरफ है, जिसके कारण जो समुद्र का जल है वो स्थल के अंदर भागों तक फैल जाता है, और बीच में उनको बालू का स्तूप है वो अवरोध के रूप में उसको रोक देते हैं, जिसके कारण लेगुन झीलों का निर्माण हो गया है। मालाबार तट पर इन लेगुन जो झीलें हैं उनको कयाल कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इनको नाम है कयाल, ठीक है। लेगुन जो झील है वो हमारी
आपने उड़ीसा में चिल्का झील नाम सुना होगा, जब हम पूर्वी तट पढ़ेंगे तब इसका नाम आएगा। तो इसका कारण ये है कि समुद्र का कुछ भाग स्थल का जो भाग समुद्र की ओर ज़्यादा निमज्जित हो जाता है, वहाँ इन झीलों का निर्माण अधिक हो जाता है। और केरला तट पर इन झीलों को कयाल कहा जाता है, जो लेगुन झीलें होती है, आप याद रखिएगा। इसमें जो प्रमुख झीलें हैं वो हैं हमारी बेम्बानद झील है एक तो, जो कि लेगुन झील या कयाल झील है, और इसी प्रकार अष्टमुड़ी झील भी है जो कि इस मालाबार तट पर पाई जाती है। आप भारत की जो मानचित्र की एटलस है उसको खोल के आप देखिएगा कि ये जो दोनों झीलें हैं जिनको हम कयाल कहते हैं वो कहाँ पर अवस्थित है। ये आपका आज का असाइनमेंट है, आप देखिएगा ज़रूर भारत के मानचित्र की एटलस में कि बेम्बानाद और अष्टमुड़ी झीलें केरल में कहाँ पर अवस्थित है। इस प्रकार जो पश्चिमी तटीय मैदान में सामान्यतः नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, परंतु कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। तो इस प्रकार हमारा जो ये पश्चिम तट मैदान है इसको हमने पढ़ा, इसकी विशेषताओं को देखा। आप विशेष करके इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा। एक विशेषता थी, एक तो ये पूर्वी जो हम कल पढ़ेंगे, पूर्वी तट से कम चौड़ा है, यानी कि संकरा है ये, क्योंकि पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो छितरा हुआ है। ये हम कल देखेंगे। इसके बाद इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी तट है पूरा हमारा भारत का, उस पर किस प्रकार की भू आकृतियाँ या जियोग्राफिकल टोपोग्राफीज हमको देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर रेतीले पुलिन हैं, तटीय बालुका है, बीच हैं, पंक मैदान हैं, लेगुन हैं, एस्चुरीज हैं, लेटराइट प्लेटफॉर्म हैं, अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, ये हमको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक यू।